मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार, सुप्रभात। KMMP ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घर पे सेफ होंगे, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, लॉकडाउन के नियमों का पूरा पालन करें। ठीक है बेटे, आज के पीरियड के अंदर अपन पाठ के अंतिम चरणों में हैं। कोलाइड के बारे में पूरी बात हो चुकी है, अपने सारा क्लासिफिकेशन वगैरह, प्योरीफिकेशन है, प्रिपरेशन वगैरह है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह सारी हो गई। आज अपन पीरियड के इस पार्ट के लास्ट पीरियड के अंदर जो भी मटेरियल है वो पूरा आपको बता देता हूँ। ठीक है भाई, तो आज का अपने पास जो टॉपिक है वो है इमल्सन या पायस, जिसके बारे में बात करेंगे अपन लोग। इमल्सन या पायस के बारे में बात करें। ठीक है, इमल्सन या पायस के बारे में बात करें। तो सबसे पहले इमल्सन या पायस क्या होता है? इंग्लिश वर्ड है इमल्सन, पायस हिंदी शब्द है। ठीक है ना। इमल्सन या पायस किसे कहते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक कोलाइडी विलयन में दो प्रावस्थाएं होती है। कोलाइडी विलयन में कितनी प्रावस्थाएं होती है? आपके दो प्रावस्थाएं आपके होती है। अगर याद हो, आपने सुने हो सारे कंटेंट। दो प्रावस्थाओं के अंदर पहली प्रावस्था बताई थी परिक्षिपित प्रावस्था। पहली कौन सी बताई थी? आपकी परिक्षिपित प्रावस्था आपको बताई थी। ठीक है, और दूसरी जो प्रावस्था है वो कौन सी है? परिक्षेपण प्रावस्था है। परिक्षिपित प्रावस्था और दूसरी कौन सी होती है? परिक्षेपण प्रावस्था होती है। याद हो तो, वह घटक जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित हो परिक्षेपित, वह घटक जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित हो क्या कहलाते हैं? परिक्षेपण प्रावस्था कहलाती है। जो घटक कम मात्रा में है परिक्षेपित प्रावस्था, जो अधिक मात्रा में है वो कौन से होते हैं? परिक्षेपण प्रावस्था होती है। अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनना। इमल्सन या पायस किसे कहते हैं? ये देखिए, वह विलयन जिसमें परिक्षेपित प्रावस्था व परिक्षेपण प्रावस्था दोनों ही द्रव अवस्था में हो। क्या कहा मैंने? जब दोनों ही अवस्थाएं, दोनों ही प्रावस्थाएं द्रव अवस्था में हो। ठीक है भाई, जब दोनों ही प्रावस्थाएं क्या हो? द्रव अवस्था के अंदर हो, तो उससे अपन लोग क्या कहते हैं? इमल्सन या पायस कहते हैं। दोनों ही प्रावस्थाएं द्रव अवस्था में हो, दोनों ही प्रावस्थाएं कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में हो, तो उससे अपन क्या कहते हैं? इमल्सन या पायस के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, दोनों ही प्रावस्थाएं द्रव अवस्था में हो, वो इमल्सन या क्या कहलाता है? पायस कहलाता है। ठीक है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है ना। इमल्सन या पायस क्या है? परिक्षेपित प्रावस्था व परिक्षेपण प्रावस्था दोनों ही द्रव हो तो वो क्या कहलाता है? इमल्सन या क्या है? पायस आपके कहलाता है। ठीक है, अब ये जो इमल्सन या पायस है ये दो तरह से, एक तो जो होता है वो होता है आपके तेल जल इमल्सन। एक तो कौन सा होता है? तेल जल इमल्सन, और एक होता है जल तेल इमल्सन। ठीक है, एक तो कौन सा है? तेल जल इमल्सन, और एक होता है आपके जल तेल इमल्सन। ठीक है, ठीक है, इसे तेलीय इमल्सन भी कहते हैं, इसे जलीय इमल्सन भी अपन कहते हैं। तेल जल और कौन सा है? जल तेल आपके होता है। अब देखिए इनकी क्या डेफिनेशन बनती है कि देखिए, तेल जल इमल्सन में जो तेल होता है ना, वो तो होता है परिक्षेपण प्रावस्था के अंदर। कौन सी प्रावस्था के अंदर? तेल कौन सी प्रावस्था? परिक्षेपण प्रावस्था के अंदर। और जो जल है वो होता है परिक्षेपित प्रावस्था के अंदर। जल कौन सी प्रावस्था में? परिक्षेपित प्रावस्था में होता है। तेल जल इमल्सन में तेल तो परिक्षेपण प्रावस्था में, और जल कौन सी? परिक्षेपित प्रावस्था के अंदर आपके होता है। ठीक है, अब इसका तेल जल का उदाहरण अगर देखना चाहें तो इसका एक एग्जाम्पल तो होता है मक्खन, और एक होता है आपके कोल्ड क्रीम। क्या है? मक्खन, और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका? कोल्ड क्रीम अपन लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। मक्खन और क्या है? कोल्ड क्रीम, इसका एग्जाम्पल लिया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से जल तेल जो होता है, उल्टा कर लीजिए, इसमें जल जो होगा वो होगा परिक्षेपण प्रावस्था के अंदर। जल कौन सी प्रावस्था में? परिक्षेपण प्रावस्था में, और जो तेल होगा वो होगा परिक्षेपित प्रावस्था के अंदर। तेल कौन सी? परिक्षेपित प्रावस्था के अंदर। ठीक है भाई, जो पहले है वो ज्यादा है, जो बाद में है वो है कम है। तो जल तेल के अंदर जल परिक्षेपण, और तेल कौन सा है? परिक्षेपित प्रावस्था के अंदर होता है। और इसका एग्जाम्पल अगर देना चाहें तो इसका एग्जाम्पल होता है दूध। क्या होता है आपके? दूध दे सकते हैं अपन इसका एग्जाम्पल। इसके अलावा वेनिशिंग क्रीम, कौन सी? आपके
वेनिशिंग क्रीम वगैरह इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है भाई, वेनिशिंग क्रीम वगैरह है इसका एग्जाम्पल काम में लिया जा सकता है। तो दो तरह का तेलीय पायस और कौन सा है, जलीय पायस आपके होता है। ठीक है भाई, तो इस तरह से क्या बनता है, इमल्सन या क्या है पायस के बारे में अपने पास बात होती है। ठीक है, अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, पहले तो परिभाषा और फिर इसके प्रकार हो जाते हैं, लेकिन इसमें आपके इमल्सन और पायस की पहचान क्या होती है, इसके गुणधर्म वगैरह क्या होते हैं, उपयोग क्या है, उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इमल्सन या पायस की पहचान बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, इमल्सन या पायस की पहचान आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो तीन विधियों से अपन लोग इसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो इमल्सन या पायस की पहचान, ये इमल्सन की पहचान सबसे पहले तो आती है सूचक विधि। किसके द्वारा, आपके सूचक विधि के द्वारा अपन तेलीय और जलीय पायस की पहचान कर सकते हैं। ठीक है भाई, पहली कौन सी है, सूचक विधि है। दूसरी जो विधि है वो कहलाती है तनुता विधि। दूसरी विधि कौन सी है आपके, तनुता विधि है। ठीक है, इसी तरह से तीसरी विधि जो आती है वो आती है चालकता विधि। कौन सी विधि आती है, चालकता विधि आपके आती है। ठीक है ना, तो ये जो तीन विधियां हैं इनके द्वारा इमल्सन या पायस की पहचान की जा सकती है। सूचक विधि में कौन सा सूचक काम में लेते हैं, याद रखना आपके सुडान थर्ड, इमल्सन और पायस के लिए सुडान थर्ड है, फ्यूसेन वगैरह है, इनका उपयोग अपन लोग कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूसेन वगैरह या फ्यूसिन वगैरह है, इसका उपयोग अपन लोग कर सकते हैं। तनुता विधि में कैसे अपन लोग इमल्सन या पायस की पहचान करेंगे, तनुता विधि के अंदर क्या करना, जो आपका इमल्सन या पायस है उसको किसी पेट्री डिस्क के अंदर या स्लाइड पर लेकर उसमें क्या करो, 2-4 जल की बूंदें डाल दो। ठीक है, आपका जो पायस है उसमें क्या करना है, 2-4 बूंद किसकी है, वाटर की डाल दो, जल की डाल दो। आपको मैं बताता हूँ, यदि समांगी मिश्रण बन जाए, कैसा मिश्रण बन जाए, समांगी मिश्रण अगर बन जाए तो आपका कौन सा पायस होगा, जलीय पायस होगा। कौन सा पायस होगा, जलीय। जो पायस दिया हुआ उसमें 2-4 बूंद जल की डाल दीजिए, अगर समांगी मिश्रण बन जाए तो वो पायस कौन सा होगा, जलीय। और आपको बताऊं, समांगी नहीं बन के विषमांगी मिश्रण बने, कौन सा बने, विषमांगी मिश्रण बने, तो कौन सा पायस होगा आपका, तेलीय पायस होगा। कौन सा होगा, तेलीय पायस अपने पास होता है। ठीक है ना, विषमांगी बने तो तेलीय और समांगी बने तो कौन सा होता है, जलीय पायस होता है। इसी तरह से चालकता विधि, देखिए चालकता विधि के अंदर मैं आपको बताता हूँ, जिस पायस की चालकता अगर अधिक हो, याद रखना दो चीजें, चालकता और श्यानता से बता देता हूँ। मैंने क्या कहा, जिस पायस की चालकता अधिक हो और श्यानता कम हो, चालकता अधिक होनी चाहिए और श्यानता क्या है आपके कम हो, तो वो आपका जलीय पायस होगा। चालकता अधिक हो, श्यानता कम हो, तो पायस कौन सा होगा, पायस आपका जलीय पायस होगा। कैसा होगा, जलीय पायस होगा। इसी तरह से उल्टा कर दीजिए इस बात को, अगर चालकता कम हो, कंडक्टिविटी क्या हो आपके कम हो, चालकता तो क्या हो आपके कम हो, और श्यानता अधिक हो, श्यानता क्या हो आपके अधिक हो, तो वो पायस कौन सा होता है, तेलीय पायस होगा। कौन सा पायस होगा, तेलीय पायस आपके होता है। फिर से सुन लीजिए, तीन विधियों द्वारा पायस की पहचान होती है। सूचक विधि में जो सूचक काम में लेता है, सुदान थर्ड है, फ्यूसेन फ्यूसिन काम में ले सकता है। तनुता विधि में जल का उपयोग करते हैं, जो पायस दिया हुआ उसमें 2-4 ड्रॉप जल की डाल दो आप लोग, समांगी मिश्रण बन जाए तो जलीय पायस होगा, विषमांगी मिश्रण बने तो तेलीय पायस। इसी तरह से कंडक्टिविटी चालकता विधि जो है, इसमें क्या है, चालकता विधि में कि जिस पायस की चालकता अधिक है, श्यानता कम हो, तो वो आपका जलीय पायस होगा। और अगर चालकता कम है, श्यानता अधिक है, तो वो पायस कौन सा होगा, तेलीय पायस। वो पायस कौन सा होता है, तेलीय पायस अपने होता है। ठीक है भाई, तो ये है इमल्सन की क्या होती है पहचान। तो पहले इमल्सन के प्रकार हो गए, उसके बाद क्या है उसकी पहचान आपके हो गई। अब देखिए इस इमल्सन या पायस के अंदर कौन कौन से गुणधर्म हो सकते हैं। ठीक है,
कौन से गुण इसके अंदर आपके पाए जाते हैं। तो इसके गुण धर्म की यदि बात करते हैं तो सबसे पहले इमल्सन या पायस में जो आपके कोलाइड जो कण होते हैं वो कोलाइड कणों की अपेक्षा क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, इमल्सन में उपस्थित जो कण हैं वो क्या होते हैं, कोलाइड कणों से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। एक बात। दूसरी विशेषता ये है, दूसरा गुणधर्म ये है कि कोलाइडी विलयन की तरह आपके जो इमल्सन और पायस है ये भी क्या है, टिंडल प्रभाव व ब्राउनी गति दर्शाते हैं। टिंडल प्रभाव और कौन सी गति, आपके ब्राउनी गति दर्शाते हैं। पहली बात, कणों का आकार क्या है, बड़ा होता है कोलाइडी कणों की अपेक्षा। टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति ये भी दर्शाते हैं आपके। तीसरा गुणधर्म इसका ये होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, अगर आपका जलीय पायस है, कैसा पायस है, जलीय पायस है, तो जलीय पायस की चालकता क्या होती है, अधिक होती है। श्यानता क्या होती है, कम। जलीय पायस की चालकता ये गुणधर्म में है अधिक, लेकिन श्यानता क्या होती है, कम होती है। ठीक है भाई। तेलीय पायस का गुण बताया था, ये इसके गुणधर्म में लिख सकते हैं अपन लोग। जो तेलीय पायस है, उल्टा कर लीजिए बेटे। तेलीय पायस की क्या बताई थी, चालकता क्या होती है, कम होती है। तेलीय पायस की चालकता कम और श्यानता क्या होती है, अधिक होती है। श्यानता क्या होती है, अधिक होती है। समझ में आगे भी बात, श्यानता क्या होती है, अधिक आपके होती है। ये इसका गुण है। इसके अलावा इमल्सन या पायस में उचित विद्युत अपघट्य मिलाकर इसे नष्ट या स्कंदित किया जा सकता है। क्या कहा मैंने, इमल्सन या पायस के अंदर क्या मिलाकर, उचित विद्युत अपघट्य मिलाकर इसे स्कंदित या नष्ट किया जा सकता है। ठीक है ना, उचित विद्युत अपघट्य मिलाकर इसे क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। ठीक है ना भाई। इसे नष्ट करने के लिए जो पदार्थ काम में लेते हैं ना, उसे इमल्सी कारक कह सकते हैं। उसे क्या कह सकते हैं, इमल्सी। यानी कुल मिलाकर इमल्सन या पायस को नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, आकार कोलाइडी कणों से बड़ा। दूसरा, टिंडल प्रभाव ब्राउनी गति दर्शाते हैं। जलीय पायस की विशेषता चालकता अधिक, श्यानता कम। तेलीय पायस की विशेषता चालकता कम, श्यानता अधिक और उचित विद्युत अपघट्य मिलाकर इसे नष्ट किया जा सकता है। अब इस इमल्सन या पायस के उपयोग क्या है वो भी आप थोड़ा देख लीजिए, कई बार कोई छोटा क्वेश्चन पूछ ले। तो इसके उपयोग की यदि अपन लोग बात करें तो सबसे पहला उपयोग होता है भोजन के पाचन के अंदर। इमल्सन की क्रिया जो है इसमें उपयोग है भोजन की पाचन क्रिया के अंदर इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा आपको बता देता हूँ, मरहम वगैरह है, टूथपेस्ट वगैरह बनाने में औषधीय उपयोग। ठीक है, तो सेकंड क्या है, औषधीय उपयोग इसका होता है, औषधियाँ वगैरह बनाने में ये काम आता है। तीसरा उपयोग बताता हूँ आपके धातुओं के निष्कर्षण के अंदर, छठे पार्ट के अंदर एक विधि पढ़ाऊंगा आपकी जागप्लवन विधि, उसमें भी ये क्रिया काम में आती है। कौन सी विधि, जागप्लवन विधि के अंदर इसका उपयोग होता है। और लास्ट चौथा, कपड़े धोने में। चौथा किसमें है, कपड़े धोने में भी ये क्रिया आपके काम में आती है। तो इमल्सन या पायस के उपयोग पाचन क्रिया में, औषधियाँ मरहम वगैरह बनाने में, जागप्लवन विधि है, कपड़े धोने वगैरह में क्या है, इमल्सन का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है भाई। तो ये हो गए इसके गुणधर्म और ये हो गए इसके उपयोग। तो देखो इमल्सन एक लंबा टॉपिक बन गया। पहले डेफिनेशन हो गई, फिर प्रकार हो गए, फिर इमल्सन की पहचान हो गई, फिर उसके गुणधर्म हो गए और फिर उसके क्या हो गए, उपयोग हो गए। तो कोई भी छोटी चीज इसमें आपके पूछी जा सकती है। ठीक है भाई। उसके बाद अब अपने पास लास्ट चीज जो बची है वो है कोलाइडी विलयन के उपयोग। कहाँ कहाँ काम आता है, मेन जो मेजर है वो उपयोग आपको बता देता हूँ। तो देखिए कोलाइडी विलयन के उपयोग, कोलाइडी विलयन के उपयोग, इसका जो पहला और दूसरा उपयोग बता रहा हूँ ना भाई, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट उपयोगों में है। ये बोर्ड ने पूछ रखा है, इसलिए ध्यान से समझ। देखिए सबसे पहला उपयोग बता रहा हूँ
प्रकृति में डेल्टा का निर्माण। पहला क्या बता रहा हूं, प्रकृति में किसका निर्माण, डेल्टा का निर्माण। ठीक है, ये प्रकृति में डेल्टा का निर्माण। देखिए सबसे पहले क्या होता है प्रकृति में डेल्टा का निर्माण किस तरह से होता है, उसके बारे में अपन लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो डेल्टा बनता कैसे, कहते हैं किसे अपन लोग, देखिए ये अपने पास मान लीजिए समुद्र का जल है, ये क्या है आपके समुद्र का जल है। अब अपन सब जानते हैं इस समुद्र के जल में विभिन्न प्रकार के क्या मौजूद होते हैं, लवण मौजूद होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम के क्लोराइड आपके हो सकते हैं, आगे बात सुन रहे हैं, कैल्शियम के सल्फेट वगैरह हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें विभिन्न प्रकार के क्या मौजूद होते हैं, आपके लवण मौजूद होते हैं, कैल्शियम क्लोराइड वगैरह हो सकता है। तो ये किसका जल हो गया, समुद्र का जल, जिसमें विभिन्न प्रकार के क्या है, लवण घुले हुए। ठीक है, ये समुद्र का क्या हो गया, जल हो गया। अब देखिए इस समुद्र के जल में मान लीजिए ये कोई नदी का जल आकर मिल रहा है, इस समुद्र के जल में ये किसका जल आकर मिल रहा है, नदी का जल आकर मिल रहा है। ठीक है, तो अब मेरी बात को यहाँ बड़ा गौर गंभीरता से सुनिएगा। समुद्र के जल में जहां पर ये किसका जल हो गया, नदी का जल, ये नदी का जल। ठीक है भाई, तो समुद्र के जल में जहां पर नदी का जल आकर मिलता है वहां पर क्या होती है, एक त्रिभुजाकार भूमि का निर्माण हो जाता है। वहां पर किसका निर्माण हो जाता है, एक ये त्रिभुजाकार भूमि का निर्माण हो जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ठीक है ना, तो समुद्र के जल में जहां पर नदी का जल आकर मिलता है वहां पर एक त्रिभुजाकार भूमि का निर्माण होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। अब ये होता क्यों, क्या वजह है, तो अपन सब जानते हैं नदी के जल में भी क्या है, धूल मिट्टी के कण, ये क्या है आपके धूल मिट्टी के कण है। समुद्र के जल में नदी का जल जहां पर आकर मिलता है वहां पर त्रिभुजाकार जो भूमि बन रही है वो डेल्टा क्यों बनती है वो बता रहा हूँ। नदी का जल क्या करता है, अपने साथ ये धूल मिट्टी के कणों को बहा कर लाता है, और समुद्र के जल में पाए जाने वाली ये जो लवण है ना, इन धूल मिट्टी के कणों का स्कंदन करके इनको पेंदे में बैठा देते हैं। फिर से सुनिए, नदी के जल में धूल मिट्टी के कण बहकर आते हैं, ठीक है ना, और समुद्र के जल में पाए जाने वाले लवणों के द्वारा इनका स्कंदन होता है और ये पेंदे में बैठ जाते हैं, जिससे एक त्रिभुजाकार भूमि बनती है, जिससे अपन क्या कहते हैं भाई, डेल्टा कहते हैं, जिससे अपन क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके किसका निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण। तो सिंपल सी परिभाषा, समुद्र के जल में आपके जहां पर नदी का जल आकर मिलता है वहां एक त्रिभुजाकार भूमि का निर्माण होता है, जिससे अपन क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ये इसका पहला उपयोग हो गया, जरूर याद रखना, ये बोर्ड में पूछा हुआ। ठीक है, इसका चित्र आपके भी पूछा हुआ है। उसके बाद में एक और अच्छा उपयोग बता रहा हूँ आपके, धुएं के अवक्षेपण। किसमें बता रहा हूँ, धुएं के अवक्षेपण के अंदर। ठीक है ना, सेकंड उपयोग क्या आएगा इसका, धुएं के अवक्षेपण में आपको इसका उपयोग बता रहा हूं। ठीक है, देखिए अपन सब जानते हैं आज भारत के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है पर्यावरण प्रदूषण की। फैक्ट्रियों से जो धुआं निकल रहा है उससे पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, बहुत होता है। तो धुएं के अवक्षेपण में जो उपकरण काम में लेते हैं, ये बोर्ड ने पूछ रखा है, धुएं के अवक्षेपण में जो उपकरण काम में लिया जाता है ना, उसे क्या कहते हैं, याद रखना ये शब्द, कोट्रेल अवक्षेपक। उसे किस नाम से जानते हैं अपन लोग, कोट्रेल अवक्षेपक कहते हैं। ठीक है, तो धुएं के अवक्षेपण में प्रयुक्त क्या होता है, जो उपकरण काम आता है वो क्या कहलाता है, कोट्रेल अवक्षेपक कहलाता है। ठीक है, अब इस कोट्रेल अवक्षेपक का अगर अपन लोग डायग्राम बनाए तो ये इस तरह से इसका चित्र आपके होता है। ठीक है, मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, चित्र अच्छी तरह से बन सके। तो धुएं के अवक्षेपण में जो उपकरण प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं, कोट्रेल अवक्षेपक अपन लोग कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये आपके डायग्राम अपन बनाते हैं। इस कोट्रेल अवक्षेपक के अंदर धातु की क्या है, कुछ विभव की क्या लगी होती है,
चक्रिकाएं इसके अंदर आपके लगी हुई होती है, ठीक है ना। उच्च विभव की चक्रिकाएं इसके अंदर लगी होती है। यहाँ से इसमें क्या है आपके कार्बन सहित धुआं डाला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपके इस तरह से ये क्या है, क्वार्टरल अवक्षेपक नामक उपकरण आपके बना होता है। यहाँ क्या करते हैं अपन लोग, यहाँ से क्या डाला जाता है, इसमें कार्बन सहित धुआं डाला जाता है। ये उच्च विभव की इसमें क्या है चक्रिकाएं लगी हुई है। यहाँ क्या डाला जाता है, कार्बन सहित धुआं, ठीक है ना भाई। ये कार्बन सहित क्या है धुआं इसमें आपके डाला जाता है, यानी वह धुआं जिसमें क्या मौजूद होता है, कार्बन मौजूद होता है, ठीक है भाई। अब जैसे इसमें कार्बन से धुआं जाता है, इसमें अपन लोग जैसे ही विभव उत्पन्न करते हैं तो इस धुएं में जो कार्बन है ना वो क्या होगा आपके स्कंदित या अवक्षेपित हो जाएगा, और वो कार्बन क्या होगा यहाँ पर पहले में बैठ, ठीक है भाई। तो कार्बन से धुआं जब इस क्वार्टरल अवक्षेपक में डालते हैं, उच्च विभव उत्पन्न करते हैं, तो इस कार्बन क्या होता है, ऋणावेशित कण होता है। ये स्कंदित होकर कहाँ बैठ जाता है, पेंदे में बैठ जाता है। और यहाँ से आपको क्या होगा, कार्बन आपके रहित धुआं, यहाँ सही जिस धुएं में कार्बन है यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कार्बन रहित धुआं प्राप्त हो जाएगा। यानी जिस धुएं में क्या होगा, कार्बन नहीं होगा। यानी धुएं में से कार्बन निकाल दोगे बेटे तो फिर क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण आपके नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये तो ठीक उसी तरह से जैसे बंदूक में से गोली निकाल दो तो फिर वो बंदूक किसी काम की नहीं है। तो धुएं में से कार्बन निकल गया तो फिर उससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। तो ये जो उपकरण है ये क्या कहलाता है, क्वार्टरल अवक्षेपक। क्या कहलाता है, क्वार्टरल अवक्षेपक। ये डायग्राम पूछा हुआ है ये आपके, और एक आपको क्या पूछा हुआ है, इस उपकरण का नाम पूछा हुआ है, धुएं के अवक्षेपण में प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। तो जवाब होता है क्वार्टरल अवक्षेपक नामक उपकरण अपन इसमें काम में ले सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये कहलाता है भाई आपका क्वार्टरल अवक्षेपक। समझ गए मेरी बात को। तो दो उपयोग बता दिए, एक तो बता दिया आपके कौन सा, प्रकृति में डेल्टा का निर्माण, और दूसरा धुएं के अवक्षेपण। मेन उपयोग ये दो ही है। और बताता हूँ, देखिए कोलाइटिव विलयन के उपयोग और कहाँ कहाँ हो सकते हैं, ठीक है। उपयोग जरूर याद रखें आप लोग इसके। और उपयोग तीसरा जैसे मान लीजिए बता देता हूँ, चिकित्सा क्षेत्र के अंदर आपके ये काम आ सकता है, ठीक है ना। इसमें आपके सिल्वर का सॉल वगैरह है, आपके चांदी का सॉल वगैरह है, तो चिकित्सा क्षेत्र में इनका उपयोग अपन लोग कर सकते हैं। तीसरा। चौथा उपयोग आपको बता देता हूँ, जल के शुद्धिकरण में। इसमें आपके जल के शुद्धिकरण में भी आपके ये काम आता है। जैसा कि अभी मैंने अगली क्लास के अंदर बताया था, जल को शुद्धिकरण करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, फिटकड़ी का उपयोग करते हैं, पोटाश एलम का उपयोग करते हैं। पोटाश एलम क्या करता है, पानी में जो धूल मिट्टी के कारण इनको स्कंदित करके पेंदे में बांटा जाता है। तो जल के शुद्धिकरण में किसका उपयोग किया जा सकता है, फिटकड़ी का उपयोग कर सकते हैं। पांचवा बता रहा हूँ आपके चमड़ा उद्योग में, इसमें किया जा सकता है, चमड़ा उद्योग वगैरह है, ठीक है ना। चमड़ा उद्योग में टैनिन का उपयोग करते हैं चमड़े को साफ करने के लिए। छठा उपयोग बता रहा हूँ, रक्त के स्कंदन में। इसमें रक्त के स्कंदन के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। रक्त का स्कंदन, देखो कई बार ऐसा होता है अपन सेविंग वगैरह बनाते हैं, चोट लग जाती है, खून आने लग जाता है, ठीक है ना। तो उस रक्त के स्कंदन करने के लिए क्या है, एक तो फिटकड़ी काम में लेते हैं। याद रखना फिटकड़ी का एल्यूमिनियम आयन Al+3 और FeCl3 लेवे ना, तो उसका Fe+3 आयन रक्त स्कंदन में क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है ना। तो रक्त स्कंदन में फिटकड़ी का एल्यूमिनियम और FeCl3 का Fe+3 आयन काम में आता है, ठीक है भाई। इसके अलावा और बताता हूँ आपके सातवां उपयोग, जैसे मान लीजिए इंपॉर्टेंट उपयोग फोटोग्राफी के अंदर, इसमें काम आता है आपके फोटोग्राफी के अंदर आपके जिलेटिन है, सिल्वर ब्रोमाइड इत्यादि का अपन लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फोटोग्राफी के अंदर। आठवां उपयोग और बता रहा हूँ, ये उपयोग बोर्ड ने पूछ रखा है और मैंने आपको बताया भी होगा, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। कैसा है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों? तो आकाश का रंग
अपने को नीला दिखाई देता है, उसके क्या कारण? ये शायद लास्ट ईयर 2020 के पेपर में भी पूछा हुआ है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। मैंने आपको टिंडल प्रभाव पढ़ाया था, उस समय बताया था कि भाई आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो मैंने कहा था नीले रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, इसीलिए इसका प्रकीर्णन क्या होता है? सर्वाधिक होता है। नीले रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम, इसलिए इसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और मैंने ये भी कहा होगा तरंग ताल जो स्विमिंग पूल है ना, उसका पानी भी आपको नीला टाइप दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये इसका रीजन होता है, नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक आपके होता है। तो इस तरह से ये कोलाइड विलयन के 7-8 उपयोग। पहला उपयोग तो क्या बताया था? डेल्टा निर्माण। कौन सा निर्माण? डेल्टा का निर्माण था, जो आपको पूरा चित्र सहित बता दिया गया। दूसरा कौन सा बताया था? धुएं के अवक्षेपण, ठीक है। दूसरा किसमें? आपके धुएं के अवक्षेपण के अंदर काम में लेता है। तो इस तरह से ये 7-8 उपयोग आपके कोलाइड सॉल्यूशन के होते हैं। डेल्टा निर्माण, धुएं के अवक्षेपण में, चिकित्सा क्षेत्र, जल के शुद्धिकरण में, चमड़ा उद्योग के अंदर, रक्त स्कंदन में, फोटोग्राफी है ना, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इन सब में क्या कोलाइड विलयन काम में आपके आता है। कोलाइड विलयन के उपयोगों के अंदर ये सारी चीजें काम में आती है। ये जो दो है, ये दो, और ये आपका आकाश का रंग नीला और रक्त स्कंदन, ये 4 उपयोग बोर्ड ने कई बार आपके पूछ, ठीक है भाई। तो इस तरह से ये अपना जो एक चैप्टर पृष्ठीय रसायन, ये मैं किताब का सबसे लंबा चैप्टर था, ये आपके कंप्लीट हो जाता है, ठीक है भाई। ये आपका पृष्ठीय रसायन कंप्लीट हो जाता है। 4 भाग इस पार्ट के अंदर थे भाई, सारे बता दिए आपको। मेरा प्रयास ये रहा है ऑनलाइन क्लासें होने के बावजूद भी आपको 90% चैप्टर, 90 क्या 95% चैप्टर आपको बता दिया गया है। 4 पोर्शन थे पार्ट के अंदर, याद हो तो, पढ़ा हो तो आपने। सबसे पहले अधिशोषण बताया था, फिर अधिशोषण के बाद आपको उत्प्रेरण बताया था, उत्प्रेरण के बाद एंजाइम पढ़ाए गए, एंजाइम के बाद में आपको क्या पढ़ाया गया? कोलाइड पढ़ाया गया। और कोलाइड तो पूरा विस्तृत था, आप सब जानते हैं, वर्गीकरण है, बनाने की विधियां, शुद्धिकरण है ना, उसके गुणधर्म, फिर इमल्सन, पायसर है ना, उसमें स्कंदन, अवक्षेपण, और फिर लास्ट में इसके उपयोग, ठीक है भाई। तो कम से कम 5 नंबर का चैप्टर ये आपके कंप्लीट करवा दिया गया। अच्छी तरह से आप लोग इसे पढ़ें, ठीक है भाई। उसके बाद अब अपने पास जो नया चैप्टर नेक्स्ट क्लास के अंदर शुरू करेंगे, वो आपको उसी समय बता दिया जाएगा कौन सा चैप्टर अपन लोग शुरू करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री का करेंगे या बायोलॉजिकल करेंगे, वो आपके बता दिया जाएगा, ठीक है भाई। तो हमने इतना प्रयास किया इसके अंदर, पूरे चैप्टरों के अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है। और साथ में आपके नेम रिएक्शन भी चल रही है। 2 क्लास के अंदर याद हो तो आपको नेम रिएक्शन भेज दी गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास के अंदर और आपकी नेम रिएक्शन जो बची हुई है वो भी आपको बता दी जाएगी, ठीक है भाई। धन्यवाद।